हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि राज्य और लोकतंत्र पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के क्या विचार थे। इसको हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि राज्य के ऊपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के क्या विचार रहे थे। तो देखिए, डॉक्टर लोहिया का मानना था कि राज्य यानी कि सरकार का काम सिर्फ शासन करना नहीं बल्कि समाज में बराबरी, न्याय और नैतिकता लाना भी है। उनके राज्य संबंधी विचार इस प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि राज्य के ऊपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के क्या विचार थे। देखिए, सारी बातें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही की जा रही हैं। यहाँ पर बस यहाँ पर अभी पहले वो टॉपिक लिए जा रहे हैं जो आपको अधिक समझाना है। तो राम मनोहर लोहिया जी के राज्य पर क्या विचार हैं, तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, राज्य और समाजवाद मतलब समाजवाद से संबंधित क्या विचार हैं राज्य के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो यहाँ पर बताए गए हैं कि देखिए, राज्य का काम है कि हर इंसान को बराबरी दे, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से। राज्य ऐसा हो जो गरीब, कमज़ोर लोगों की मदद करे और सबको समान अवसर दे। बहुत सिंपल सी बात है कि देखिए, राज्य के लिए उन्होंने समाजवाद से संबंधित बातें की हैं। ठीक है, राज्य के जब हम विचारों को देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया जी का राज्य से संबंधित क्या विचार रहा, तो उन्होंने समाजवाद से संबंधित बातें भी की, जैसे कि हर इंसान को या जो मतलब हर व्यक्ति को बराबरी का अवसर मिले। ठीक है, समानता हो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, तो उनकी मदद की जाए। ठीक है, और सबको समान अवसर मिले। विकेंद्रीकरण की बात की उन्होंने। देखिए, सत्ता एक जगह ना होकर गांव, जिला, राज्य और केंद्र में चौखंबा राज की बात की उन्होंने। अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, विकेंद्रीकरण की बात की उन्होंने, मतलब जो सत्ता है उसका बंटवारा होना चाहिए। मतलब जो स्थानीय सरकारें हैं, स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय सरकारें हैं उनको भी शक्तियाँ मिलें। ऐसा ना हो कि सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास ही रहे। तो उन्होंने विकेंद्रीकरण की बात की, यानी कि जो स्वशासन है, स्थानीय शासन है, उसकी बात भी की। कि देखिए, यहाँ पर देखिए, गांव, जिला, राज्य और केंद्र, इन 4 स्तरों पर सत्ता या जो शक्ति है उसके बंटवारे की बात इन्होंने करी। अब यहाँ पर देखिए, योजना और विकास। राज्य को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो गरीबों, पिछड़ों और किसानों के विकास में मदद करे। विकास सबके लिए हो, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। तो देखिए, योजना और विकास से संबंधित इन्होंने कुछ बातें बताई हैं राज्य के लिए, जैसे कि जो राज्य हो उसको ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि जिसमें गरीबों का, पिछड़े लोगों का और जो किसान हैं उनका भी विकास हो, उनके विकास में मदद मिले। ठीक है, समाज में नैतिकता। जो राज्य है, जो सरकार है, उसे सिर्फ कानून बनाने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि लोगों को ईमानदार और अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समाज में सदाचार और नैतिकता बढ़ाने की जिम्मेदारी भी राज्य की है, ऐसा राम मनोहर लोहिया जी ने माना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए, राज्य के ऊपर इनके क्या विचार रहे। ठीक है, जो स्टेट है, जो सरकार है, उसके बारे में इनके क्या विचार रहे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सोच। भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया में भी शांति और न्याय के लिए काम करे। राज्य को युद्ध और हिंसा के खिलाफ होना चाहिए। तो जो राज्य है उसके बारे में इनके ये विचार भी हैं कि जो राज्य है उसे युद्ध और हिंसा के खिलाफ होना चाहिए। ठीक है, और जो भारत है उसे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया में भी शांति और न्याय के लिए काम करना चाहिए। आर्थिक समानता की बात की इन्होंने। धन का कुछ लोगों के पास ज़्यादा और कुछ के पास कुछ ना होना गलत है। सरकार को भूमि सुधार, मजदूरों के अधिकार और संपत्ति का समान बंटवारा करना चाहिए। तो आर्थिक समानता की बात इन्होंने की। मतलब राज्य की भूमिका ये होनी चाहिए कि वो आर्थिक समानता स्थापित करें, ये विचार हैं इनके। इसके अलावा जाति और सामाजिक न्याय। जातिवाद समाज को तोड़ता है, इसलिए राज्य को इसे खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। दलित, पिछड़े और गरीब वर्गों को आरक्षण जैसी नीतियों से मदद मिलनी चाहिए। मतलब जो जातिगत भेदभाव है उसका इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया। जातिवाद को इन्होंने माना कि जातिवाद समाज को तोड़ता है, इसलिए राज्य को यानी कि सरकार को इसे खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, ऐसा इनका ये विचार है। और जो दलित वर्ग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, तो उनके लिए आरक्षण जैसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे उन्हें मदद मिले। तो इन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध किया। ठीक है, जातिवाद का विरोध किया और सामाजिक न्याय की बात इन्होंने की। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा सबका हक है, इसलिए राज्य को सस्ती
और अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। भारत की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य को काम करना चाहिए। तो इन्होंने दोस्तों शिक्षा और संस्कृति के बारे में यहाँ पर बात की है कि जो राज्य है, जो सरकार है, उसको सस्ती और अच्छी शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। मतलब उसे शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए कि सबको शिक्षा मिल सके। और भारत की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य को काम करना चाहिए। मतलब इन्होंने भी मतलब जो भारतीय संस्कृति है उसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। जो भारतीय परंपराएं हैं उन्हें मतलब भारतीय संस्कृति और परंपराओं को महत्वपूर्ण माना। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, मतलब मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत जब हमने दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ा था, तो तब भी हमने वहाँ पर देखा था कि वो भी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं को काफ़ी महत्व देते हैं अपने राज्य से संबंधित विचारों में। तो ठीक है, यहाँ पर इन्होंने भी दिया है। मानवाधिकार और आज़ादी, हर नागरिक को बोलने, सोचने और जीने की आज़ादी होनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तिगत अधिकार सुरक्षित रहें। ठीक है, मतलब सरकार का ये कर्तव्य है कि, और सरकार की ये एक तरह से कह लो, सरकार का ये काम है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि व्यक्तिगत जो अधिकार हैं व्यक्ति को मिले हैं वो सुरक्षित रहें। महिलाओं के अधिकार, महिलाएं समाज में बराबरी से जी सकें, इसके लिए राज्य को विशेष योजनाएं और कानून बनाने चाहिए। शिक्षा, रोजगार और सम्मान, इन सभी में महिलाओं को समान हक मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब समानता की बात की इन्होंने कि जो महिला वर्ग है तो उसको भी समाज में बराबरी का स्थान मिले। राज्य को कुछ विशेष नीतियां, कुछ विशेष योजनाएं लानी चाहिए ताकि जो मतलब महिलाएं हैं तो वो भी समाज में बराबरी से जी सकें। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, ठीक है, सम्मान का क्षेत्र हो, मतलब शिक्षा, रोजगार, सम्मान, इन सभी में महिलाओं को समान हक मिलना चाहिए। इसके साथ ही राज्य और धर्म से संबंधित क्या विचार थे कि राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए। ठीक है, राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए, ये इनका विचार था। सरकार को सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए, ये इनका विचार है राज्य और धर्म को लेकर। देखिए दोस्तों, डॉक्टर लोहिया का सपना था ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति बराबरी, सम्मान और आज़ादी से जी सकें। उनका मानना था कि राज्य को गरीबी, महिलाओं, पिछड़ों और आम जनता के हित में काम करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे निष्कर्ष बस मैं आपको एक तरह से आंसर में लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी मेनली जो मैंने आपको यहाँ पे विचार समझाए ये आपको समझ में आ गए होंगे, इन्हीं पे निष्कर्ष भी आधारित होता है, तो आप और अच्छे से निष्कर्ष को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये राज्य से संबंधित इनके विचार थे, तो अभी हमने राज्य से संबंधित लोहिया जी के विचारों को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अब जब हम लोकतंत्र से संबंधित विचार पढ़ने जा रहे हैं तब और अच्छे से हमें सारी बातें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर भी सारी बातें बहुत सिंपल हैं और इन बातों को भी हमने थोड़े थोड़े पॉइंट्स में समझा भी है, तो काफ़ी इजी है। तो देखिए दोस्तों, लोकतंत्र पर इनके क्या विचार हैं, तो देखिए डॉक्टर लोहिया के अनुसार लोकतंत्र केवल वोट देने या सरकार चुनने का तरीका नहीं है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो हर इंसान को, हर व्यक्ति को बराबरी, न्याय और स्वतंत्रता देती है। ठीक है, ये विचार समझ में आया, इसे याद करना आप ठीक है, महत्वपूर्ण है ये कि देखिए लोहिया जी का मानना रहा है कि जो लोकतंत्र है सिर्फ उसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति वोट दे रहा है, व्यक्ति अपनी सरकार चुन रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना कहने से लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र के लिए ये भी आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जिसमें व्यक्ति बराबरी और न्याय और स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त हो, व्यक्ति को बराबरी के अवसर प्राप्त हों। ठीक है, व्यक्ति को न्याय मिल सके, व्यक्ति के पास अधिकार हों। ठीक है, ये बात है। तो देखिए लोकतंत्र और समाजवाद, जब तक समाज में गरीब और अमीर के बीच भारी फर्क रहेगा लोकतंत्र अधूरा रहेगा, इसलिए समाजवाद लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा है। लोहिया जी का मानना है दोस्तों कि लोकतंत्र में समाजवाद जरूरी हिस्सा है, क्योंकि जब तक व्यक्ति जो व्यक्ति है अगर वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर पिछड़ा रहेगा, उसे समान अवसर नहीं मिलेंगे, समानता नहीं होगी अगर, तो लोकतंत्र मतलब लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है तब तक वो अधूरी रहेगी। इसलिए लोहिया जी ने समाजवाद को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। इसके साथ ही सत्ता का बंटवारा, इन्होंने विकेंद्रीकरण को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, ताकत सिर्फ दिल्ली या बड़े नेताओं यानी कि जो केंद्र सरकार है या जो कुछ प्रमुख नेता हैं केंद्र सरकार के, ताकत सिर्फ उन्हीं के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि गाँव और ज़िले तक जो सत्ता है वो पहुँचनी चाहिए, ये इनका विचार है। लोग अपने स्थानीय मुद्दों को खुद हल कर सकें, यही असली लोकतंत्र है। बहुत सिंपल है दोस्तों, समझा तो मैंने आपको दिया ही, क्योंकि यहाँ पे सरल लिखा है, बहुत आसान शब्दों में लिखा है, सिंपल सा है कि
विकेंद्रीकरण को, सत्ता के बंटवारे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना है लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोहिया जी ने। ठीक है, जब हमने राज्य के ऊपर उनके विचारों को पढ़ा तब भी विकेंद्रीकरण आया था। ठीक है, चुनावी सुधार। लोहिया जी ने कहा कि चुनाव में पैसे और गुंडों का असर बढ़ रहा है जो गलत है। चुनाव साफ सुथरे और ईमानदार लोगों के लिए होने चाहिए। तो चुनावी सुधार की बात इन्होंने की। नागरिक अधिकार और आज़ादी। हर नागरिक को बोलने, सोचने और जीने की आज़ादी मिलनी चाहिए। बिना आज़ादी के लोकतंत्र बेकार है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जो मौलिक अधिकार हैं व्यक्ति के, वो होने चाहिए व्यक्ति के पास, जैसे कि बोलने का अधिकार, सोचने का अधिकार, जीने की आज़ादी। ठीक है, ठीक है, बिना आज़ादी के लोकतंत्र, मतलब बिना जो ये अधिकार हैं, आज़ादी से संबंधित जो अधिकार हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित, अगर ये अधिकार नहीं होंगे तो लोकतंत्र बेकार है, या आप यूँ कह सकते हो कि बहुत मतलब इनकम्प्लीट है, अधूरा है। तो यहाँ पे ये विचार आपको समझ में आया होगा। जातिवाद और वर्गभेद की इन्होंने जातिवाद का विरोध किया, ये विचार भी लोकतंत्र में शामिल है। ठीक है, जात पात और ऊंच नीच की सोच लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। उन्होंने जाति तोड़ो आंदोलन चलाया ताकि सबको बराबरी का हक मिल सके। महिलाओं की बराबरी, इसे भी अभी हमने समझा था। देखिए, लोहिया मानते थे कि लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक महिलाओं को पूरा हक ना मिले। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक भागीदारी की वकालत की। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की बराबरी भी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, इसकी भी बात लोहिया जी ने की। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये बातें रिपीट हो रही हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, राज्य से संबंधित उनके विचार और लोकतंत्र से संबंधित उनके विचार, तो हमें दोनों को ही पढ़ना आवश्यक लगता है। हालांकि जब हम दोनों ही विचारों को पढ़ रहे हैं, राज्य से संबंधित उनके क्या विचार हैं लोहिया जी के, और लोकतंत्र से संबंधित उनके क्या विचार हैं, इससे आपको और अच्छे से सारी बातें क्लियर हो रही हैं। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता। भारत में अलग अलग भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं जो लोकतंत्र की ताकत है। इन सबको साथ लेकर चलना लोकतंत्र का काम है। मतलब राष्ट्रीय एकता की बात की कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सबको साथ लेकर चला जाए, राष्ट्रीय एकता हो। भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसको लोहिया जी ने भारत की लोकतंत्र की ताकत बताया है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। भारत को सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दुनिया में शांति और न्याय के लिए भी काम करना चाहिए। ठीक है, आर्थिक लोकतंत्र। जब तक देश की दौलत कुछ लोगों तक सीमित है, लोकतंत्र अधूरा है। मतलब आर्थिक समानता की इन्होंने बात की। गरीबों, किसानों और मजदूरों को आर्थिक बराबरी मिलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये बातें ऑलरेडी मैंने आपको समझा ही दी हैं और समझ में भी आ रहा होगा, सरल लिखा है, इसलिए ज़्यादा डीपली मैं नहीं समझा रहा हूँ। शिक्षा और सोचने की आज़ादी। ठीक है, शिक्षा हर इंसान को सोचने, समझने और अपनी आवाज़ उठाने का जरिया बनाती है। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मतलब जो लोकतंत्र है उसमें शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था हो। ठीक है, राज्य का भी कर्तव्य है कि वो शिक्षा की व्यवस्था करे ताकि जो नागरिक है वो सोचने, समझने और अपनी आवाज़ उठाने में काफ़ी सशक्त हो पाए। जो नागरिक है उसका अच्छे से विकास हो पाए और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो नागरिक है तो उसे भी एक अच्छी शिक्षा मिल पाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बातें की गई हैं। यहाँ पे और भी बातें शामिल हैं दोस्तों कि देखिए, भ्रष्टाचार से लड़ाई। लोहिया जी ने कहा, भ्रष्टाचार लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर देता है। सरकार में ईमानदारी और पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, ईमानदारी और पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सरकार में। भ्रष्टाचार का विरोध किया लोहिया जी ने। तो लोकतंत्र के लिए भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बेकार है, जो कि लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर देता है। विकास और पर्यावरण की रक्षा। सिर्फ फैक्ट्री और सड़कों का विकास नहीं, बल्कि पेड़ पौधे, पानी और हवा की भी रक्षा होनी चाहिए। पर्यावरण को बचाना भी लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। तो पर्यावरण को बचाना भी महत्वपूर्ण बताया है, माना है लोहिया जी ने। आई होप यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों, डॉक्टर लोहिया का लोकतंत्र ऐसा था जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि हर व्यक्ति को बराबरी, आज़ादी, न्याय और सम्मान देता है। चाहे वो गरीब हो, औरत हो मतलब महिला हो, मजदूर हो या किसी भी धर्म जाति का हो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो। ठीक है, कोई गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, ठीक है, या फैक्ट्री का मालिक हो, मतलब किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, सभी को बराबरी का अवसर मिले। ठीक है, सभी को अधिकार मिले स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है, सभी को न्याय मिले, सभी का सम्मान हो, मतलब सभी को सम्मान मिले, ऐसा माहौल राज्य को बनाना चाहिए। तो यहाँ पे ये बातें लोहिया जी के लोकतांत्रिक विचारों में हमें देखने को मिलती है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जीवन परिचय में भी यहाँ पे कई सारी बातें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। जब आप एग्जाम में आंसर राइटिंग करेंगे तो लोहिया जी के विचार भी मतलब शॉर्ट में कई सारे विचार यहाँ पर जीवन परिचय वाले टॉपिक में भी बताए हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जीवन परिचय। तो देखिए, जन्म और शिक्षा। डॉक्टर लोहिया का जन्म
23 मार्च 1910 को अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता हीरालाल लोहिया शिक्षक थे और कांग्रेस से जुड़े थे। उन्होंने शुरू की पढ़ाई गांव के स्कूल से की और आगे जाकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बातें थोड़ी बस आपको बताने वाली हैं, यहाँ पे समझाने वाली बातें नहीं हैं, ठीक है। बाद में वे जर्मनी गए और वहाँ की बर्लिन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में उन्होंने पीएचडी की। उनकी थीसिस यानी कि जो शोध विषय था जिस पर उन्होंने रिसर्च किया, एक शोध प्रस्तुत किया रिसर्च करके, नमक कर और सत्याग्रह। तो ये उनका शोध विषय था, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने अहिंसक आंदोलन का रास्ता चुना। 1934 में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जो कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारों वाली पार्टी थी, ठीक है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस जो पार्टी थी, ठीक है, तो आज़ादी से अगर हम पहले बात करें दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर मतलब देखिए इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, ठीक है, जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुई। मतलब कांग्रेस पार्टी के एक भाग के रूप में ये शामिल हो गए। जैसे कि ये कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी का एक भाग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का था, ठीक है, जो कि कांग्रेस के अंदर ही थे। उस समय उद्देश्य एक था कि देश को आज़ाद करना है, तो ठीक है, जब उद्देश्य एक था तो साथ में थे ये। देश आज़ाद हुआ, फिर ये इस पार्टी या इस पार्टी के विचारधारा वाले जो लोग थे, फिर वो कांग्रेस पार्टी से अलग हुए। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। वे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी बहुत सक्रिय थे और अनेक बार जेल गए। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक विचार और कार्य। तो देखिए लोहिया जी ने आज़ादी के बाद कांग्रेस छोड़ दी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई। वे नेहरू सरकार की नीतियों के आलोचक थे, ठीक है, विपक्ष में थे। उन्होंने चौखंबा राज का विचार दिया, मतलब सत्ता को 4 स्तरों पर बांटना, गांव, जिला, राज्य और केंद्र, ताकि हर व्यक्ति तक सत्ता पहुंचे। मतलब एक तरह से विकेंद्रीकरण शासन का जो विचार है, इन्होंने उसको अपनाया। तो दोस्तों, अगर हम आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो देखिए जो लोहिया जी थे, उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई। नेहरू सरकार की नीतियों के वे आलोचक थे। उन्होंने चौखंबा राज का विचार रखा, मतलब यही है कि उन्होंने 4 स्तरों पर सत्ता की बात की। मतलब एक तरह से विकेंद्रीकरण शासन की उन्होंने बात की, स्थानीय शासन की भी बात की, मतलब केंद्र सरकार के पास भी शक्तियां हों, राज्य सरकार के पास भी शक्तियां हों, जिला स्तर पर जो सरकार है, जो चुने हुए व्यक्ति हैं या जो अधिकारी हैं, उनके पास भी अधिकार हों, गांव स्तर पर भी जो चुने हुए व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, या मतलब जो प्रमुख व्यक्ति जिन्हें या तो वो चुनकर आए हैं या जो कुछ अधिकारी हैं, उनके पास भी अधिकार हो, नीतियां बनाने का अधिकार हो, जो भी स्थानीय समस्याएं हैं उसको हल करने से संबंधित कुछ अधिकार हों। तो मतलब सत्ता का इन्होंने विकेंद्रीकरण करने की बात की, ठीक है। अब इसे चौखंबा राज के का ये जो इनका विचार है, ऐसे यहाँ पर एग्जाम में अगर लिखेंगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि देखिए इन्होंने डॉक्टर लोहिया ने 7 बड़े बदलावों की बात की, जिसे सप्त क्रांति कहा जाता है, ठीक है। देखिए, एक है कि जातिवाद खत्म करना, एक है किसान मजदूरों को अधिकार देना, ठीक है, एक है स्त्री पुरुष में समानता लाना, एक और है कि गैर हिंसक समाज बनाना, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और उपनिवेशवाद का विरोध करना। तो ये 7 इन बदलावों की बात इन्होंने प्रमुख रूप से की है, जिसे सप्त क्रांति कहा जाता है, या नॉर्मली मतलब सप्त क्रांति कह दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, डॉक्टर लोहिया जी का निधन 12 अक्टूबर 1967 को हुआ। वे ईमानदारी, सादगी और संघर्ष के प्रतीक थे। उन्होंने अपना जीवन गरीबी, दलितों और किसानों की भलाई के लिए समर्पित किया। उनके विचार आज भी समाजवाद, समानता, न्याय के लिए प्रेरणा देते हैं। तो उनके जो विचार हैं वो आज भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर लोहिया ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि हर इंसान को बराबरी और सम्मान मिले। उनकी सोच आज भी युवाओं, समाजसेवियों और राजनीतिज्ञों को सही दिशा दिखाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने राम मनोहर लोहिया जी से संबंधित जो भी बातें आपको यहाँ पर पढ़नी थी उसको काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।